मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था, स्टेट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन। उसके बाद आज के लेक्चर में हम आगे देख रहे हैं थियरी। क्वेश्चन नंबर 8, वेटेज एरिथमेटिक मीन और वेटेज एवरेज। तो वेटेज एरिथमेटिक मीन गुजराती में આપણે એને ભારિત મધ્યક કહેતા હતા। अब ये वेटेज मीन क्या है, इसके कोई सम्स नहीं आए चैप्टर के अंदर, ठीक है, लेकिन थियरी उसकी क्वेश्चन उसका मतलब डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। सब जो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं उसका इंपॉर्टेंस डिफरेंट होगा। दरेके दरेक अवलोकनનું महत्व जुदू जुदू हशे। एट दैट टाइम वेटेज एरिथमेटिक मीन इज रिक्वायर्ड। उस समय हमको वेटेज एरिथमेटिक मीन की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल फैमिली एक्सपेंडिचर दिया है, कौटुंबिक खर्च आपेलू है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका होगा? फूड आइटम्स का होगा। खोराकનું महत्व સૌથી વધારે હશે। उससे थोड़ा कम क्लोथिंग का होगा, कपड़ाનું महत्व। देन रेंट, घरનું ભાડું, एजुकेशन, शिक्षण, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, परचूरण खर्च। तो 4 या 5 आइटम दी हुई है आपको। फूड एक्सपेंसेस, फिर बाद में दिया है क्लोथिंग कपड़ा, फिर बाद में दिया है रेंट घर भाड़ो, एजुकेशनल एक्सपेंसेस शैक्षणिक खर्च एंड मिसलेनियस आइटम्स परचूरण खर्च। तो ये जो 5 आइटम दी हुई है ये सबका रिलेटिव इंपॉर्टेंस सापेक्ष महत्व इज नॉट इक्वल, सरखू होतो नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स का है, उससे कम क्लोथिंग, उससे कम रेंट, उससे कम एजुकेशनल एक्सपेंसेस, सबसे कम मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो जो आइटम्स हमने इंक्लूड किए, जो ऑब्जर्वेशन हमने इंक्लूड किए, उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। उस टाइम हमको मीन की बजाय वेटेज मीन फाइंड करना पड़ेगा। समझ गए? इसी तरह से स्कूल लेवल पे 11th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम होता है, तो उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस भी अलग अलग होता है। फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम। अब उसका वेट हमको दिया है, ये उसका इंपॉर्टेंस दिया है 1:1:2, 1:2। कहने का मतलब क्या है कि जो आइटम्स इंक्लूड किए वो सभी आइटम्स का रिलेटिव इंपॉर्टेंस सापेक्ष महत्व डिफरेंट अलग अलग हशे, जुदू जुदू हशे। एट दैट टाइम मीन मतलब वेटेज अरिथमेटिक मीन। ओके, चलो देखते हैं अंदर। द वेटेज अरिथमेटिक मीन may be defined as that mean which is obtained by assigning weight. To assign એટલે નક્કી કરવું, weight એટલે ભાર, ભાર નક્કી કરીને, ભાર નક્કી કરીને જે મધ્યક મેળવવામાં આવે એને ભારિત મધ્યક કહેવાય। To each अकॉर्डिंग टू their relative importance। रिलेटिव इंपॉर्टेंस मतलब गुजराती में આપણે એને કહેતા હતા સાપેક્ષ महत्व। વસ્તુના સાપેક્ષ મહત્વના આધારે એનું વેટ એટલે કે ભાર નક્કી કરીને જે મીન કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવશે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વેટેજ મીન। એને આપણે વેટેજ મીન કહીશું। by assigning weight to each item, દરેક વસ્તુનો ભાર નક્કી કરી જે મીન આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ એને વેટેજ મીન કહેવાય। તો weight is W and observations X। X and W, two columns are given in this sum। આ સમની અંદર X અને W બે કોલમ આપેલી હશે। X is observation and W is weight। देखो आगे। The term weight stands for the relative importance सापेक्ष महत्वने weight એટલે કે ભાર કહેવાશે of items in a series। The formula for computing weightage arithmetic mean is given by
यहाँ वेटेज अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला दिया हुआ है x बार w। सिंपल x बार था ना तो उसका फॉर्मूला ऐसा था सिग्मा fx अपॉन m। अब यहाँ वेटेज मीन है, वेटेज है इसलिए w लिखते हैं, x बार w इक्वल टू सिग्मा wx डिवाइड बाय सिग्मा w। x बार w मतलब वेटेज अरिथमेटिक मीन, w मतलब वेट एंड x इज वेरिएबल या वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अवलोकनों की कीमत। ठीक है, तो ये वेटेज अरिथमेटिक मीन का डिटेल हो गया। वेटेज अरिथमेटिक मीन में क्या याद रखना है आपको कि व्हेन वेट और रिलेटिव इंपॉर्टेंस इज गिवन देन मीन इज नॉट मीन बट वेटेज अरिथमेटिक मीन। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। एक्सप्लेन और डिफाइन क्वार्टाइल्स, चतुर्थ को डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। पार्टीशन वैल्यूज भी बोलते हैं इसको, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। अब हम ये तो आगे बता गए थे, बीच में है ना क्वेश्चन नंबर 9 रह गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है देख लेते हैं। डिफाइन मीडियन। तो मीडियन का डेफिनेशन हमने आगे के लेक्चर्स के अंदर, मीडियन जब स्टार्ट किया होगा तब सबसे पहले मीडियन का डेफिनेशन देखा होगा, उसके बाद उसके फॉर्मूलाज होंगे। मतलब डेफिनेशन वाले सभी पॉइंट्स हमने रेगुलर नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर दिए है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, मीडियन हो चुका है हमारा डिफाइन मीडियन। एक्सप्लेन क्वार्टाइल्स, डिसाइल एंड परसेंटाइल्स। अब क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल क्या है? तो जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किए हुए डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, उसको हम क्वार्टाइल बोलेंगे। और क्वार्टाइल 3 होते हैं, Q1, Q2, Q3। इसी तरह से 10 इक्वल पार्ट के अंदर डेटा को डिवाइड करेगा, उसको हम बोलेंगे डिसाइल। और डिसाइल 9 होते हैं, D1, D2, D3 अप टू D9। ये सब बातें हम आगे देख चुके हैं, लेकिन वहां डेफिनेशन नहीं लिखा था, इसलिए यहां डेफिनेशन में बता रहा हूं। देन परसेंटाइल। तो परसेंटाइल क्या है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो डेटा को हमने अरेंज किया है उसके 100 इक्वल पार्ट्स करने वाला, 100 इक्वल पार्ट्स करेगा, ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? तो परसेंटाइल बोलेंगे। और परसेंटाइल 99 रहते हैं, P1, P2, P3 अप टू कहां तक होगा? P99 तक होगा। ठीक है, समझ गए? क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स, 3 quartiles, Q1, Q2, Q3. Q1 is lower quartile, Q2 is middle quartile and Q3 is upper quartile. इसी तरह से डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट में डेटा को डिवाइड करेगा और 9 डिसाइल होंगे D1 से D9 तक। परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करेगा और परसेंटाइल 99 होंगे P1, P2, P3 अप टू P99। तो इस तरह से ये तीनों का डेफिनेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं। चलो, मेजर्स विच डिवाइड एन आरआरए। एन आरआरए का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, गुजराती में એને કહેવાય ક્રમમાં ગોઠવેલ માહિતી। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डेटा को अरेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेटा आरआरए। देखो, मेजर्स विच डिवाइड एन आरआरए इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डेटा को डिवाइड करेगा, इज नॉन एज क्वार्टाइल। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वार्टाइल। दे आर डिनोटेड बाय क्यू। क्वार्टाइल का नोटेशन क्या है? क्यू है। फिर बाद में देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स कितने हैं? 3 है इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज Q1, Q2 एंड Q3। समझ गए? फिर बाद में मेजर्स विच डिवाइड एन आरआरए इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स है? 10 इक्वल पार्ट्स, 10 सरखा भाग में डेटा ने वैसे इज नॉन एज अ डिसाइल। उसको हम डिसाइल बोलेंगे। दे आर डिनोटेड बाय डी। डिसाइल को डी लिखना है, उसका नोटेशन। देयर आर 9 डिसाइल्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में कितने डिसाइल्स होंगे? 9, D1, D2, D3 अप टू D9 सुधी। Then measures which divide an array into 100 equal parts. 100 equal parts मतलब 100 सरखा भाग में डेटा ने वैसे इज नॉन एज अ परसेंटाइल। उसको हम परसेंटाइल बोलेंगे।
दे आर डेनोटेड बाय पी, उसको पी से डेनोट करना है, दर्शावવાનું છે. देयर आर 99 परसेंटाइल, टोटल 9 डिसाइल थे, 3 क्वार्टाइल्स थे और 99 परसेंटाइल्स मिलेंगे हमको. परसेंटाइल कितने मिलेंगे? 99 इन अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज P1 P2 P3 अप टू कहां तक? P99 तक. तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 बीच में जो है मीडियन का डेफिनेशन लिखना है वो हमने ऑलरेडी कर दिया है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 दोनों वीडियो को पॉज करके लिख दो, आगे मैं पढ़ा रहा हूं. ना क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट किया. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइंड मोड. मोड का डेफिनेशन लिखना है. तो ये हमने मोड जब स्टार्ट किया होगा तो पहला मोड का डेफिनेशन हमने लिखा दिया है. ठीक है, फिर से नहीं देखते. यूज ऑफ मोड, हाँ ये नहीं आया था. क्वेश्चन नंबर 12, यूज ऑफ मोड. मोडना उपयोग कया छे, बहुलकना उपयोग कया छे. तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव्स के टाइम कि एवरेज साइज फाइंड करना है. एवरेज शू साइज है ना, एवरेज शर्ट साइज, एवरेज पैंट साइज. तो एवरेज साइज फाइंड करना है तो किसका यूज करना पड़ेगा? हमको मोड का यूज करना पड़ेगा. ओके, सो एवरेज साइज मीन्स मोड. यूज ऑफ मोड. मोड इज द एवरेज टू बी यूज्ड टू फाइंड पॉपुलर साइज. टू फाइंड पॉपुलर साइज. पॉपुलर साइज फाइंड करना है तो हमको मोड का यूज करना पड़ेगा. इन द बिजनेस फोरकास्टिंग, इन मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एंड शूज. मतलब रेडीमेड गारमेंट्स का एवरेज साइज फाइंड करना है या शूज का एवरेज साइज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? एवरेज साइज फाइंड करना है तो मोड का यूज करेंगे. ठीक है, चलो. देन क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. मीन, मीडियन एंड मोड के बीच का रिलेशनशिप क्या है वो हमको लिखना है. एंड स्टेट सिचुएशन वेयर इट यूज इज अप्रोप्रिएट. उसका यूज कहाँ करना है वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले तो मीन, मीडियन और मोड के बीच का रिलेशनशिप कौन सा था? MO इक्वल टू 3ME माइनस 2 मीन. ऐसा लिखा था, MO इक्वल टू 3ME माइनस 2x बार. तो इसको बोलते हैं इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. मध्यस्थ અને बहुलक વચ્ચેનો आंतरिक संबंध, इम्पेरिकल रिलेशनशिप. अब इसका यूज कब करते हैं? तो जब हमको 3 में से किसी 2 का वैल्यू दिया होगा तो बाकी रहा थर्ड, उसका वैल्यू इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते. जैसे हमको x बार और ME दिया है तो हम मोड फाइंड कर सकते. मोड और मीन दिया है तो मीडियन फाइंड कर सकते. समझे? मीन एंड मोड दिया है तो मीडियन फाइंड कर सकते. मीडियन एंड मोड दिया है तो x बार फाइंड कर सकते हैं. 3 में से किसी 2 का वैल्यू दिया होगा तो बाकी जो थर्ड रहेगा उसका वैल्यू हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते. ये फॉर्मूला कार्ल पियर्सन ने दिया था, याद रखना, कार्ल पियर्सन. ओके, चलो देखो. Write the empirical relationship between mean, median and mode of a distribution in a moderately asymmetrical distribution. હવે અહીંયા લખ્યું છે બેટા moderately asymmetrical distribution. આનો અર્થ થાય સાધારણ વિષમ આવૃત્તિ વિતરણ. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण. साधारण विषम आवृत्ति वितरण आपेलू हशे, मतलब कि जिसके अंदर मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल नहीं होंगे. 3 सरखा नहीं थाय मीन, मीडियन और मोड. ओके, तो એને આપણે કહીશું એસિમેટ્રિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે વિષમ આવૃત્તિ વિતરણ. द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज गिवन बाय, ये उसका फॉर्मूला है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. हम ऐसे भी लिख सकते हैं MO इक्वल टू 3ME 3ME माइनस 2x बार, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, MO इक्वल टू 3ME माइनस 2x बार. अब इस फॉर्मूले का यूज क्या है? इफ any of the 2 values out of these 3, if any of the 2 values
आउट ऑफ दिस 3 वैल्यूज आर गिवन, द थर्ड कैन बी कंप्यूटेड बाय अबव फॉर्मूला। मतलब क्या हुआ कि मोड, मीन और मीडियन ये तीनों में से किसी दो का वैल्यू दिया हुआ होगा तो थर्ड का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसा बोला है इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन जीएम। तो जीएम हमने जब सिखाया तब उसका फॉर्मूला लिख दिया है, आप लोग देख लेना बुक में। 15 नंबर, यूज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन का यूज क्या है? तो ज्योमेट्रिक मीन का यूज क्या है, मैंने आपको बताया था, किसी तरह के रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डेवलपमेंट रेट, विकास दर, बर्थ रेट, जन्म दर, डेथ रेट, मृत्यु दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वस्ती वृद्धि नो दर। तो जहां हमको रेट फाइंड करना है, डेप्रिशिएशन, घसारानो दर, तो जहां किसी तरह का रेट फाइंड करना है वहां एवरेज मतलब ज्योमेट्रिक मीन का यूज होगा। ठीक है, समझ गए? पहला, जहां रेट फाइंड करना है, दर शोधવાનો છે, વસ્તી વૃદ્ધિનો દર, ઘસારાનો दर, विकास दर। ओके, तो जहां हमको रेट फाइंड करना है वहां ज्योमेट्रिक मीन का यूज होगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सूचकांकની રચના માટે એનો ઉપયોગ થશે। 12 के अंदर हम देखा था ફિશર્સ આઈડિયલ ઇન્ડેક્સ નંબર, ફિશરનો સૂચકાંક। તો આપણે એવું ત્યાં શીખ્યા હતા, ફિશરનો સૂચકાંક એ લાસ્પિયર અને પાસેના સૂચકાંકોનો ગુણોત્તર મધ્યક છે। ફિશર્સ index number is the geometric mean of Laspeyres and Passes index. લાસ્પિયર અને પાસેના સૂચકાંકનો ગુણોત્તર મધ્યક અને ફિશરનો સૂચકાંક કહીએ છીએ। सो कहने का मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सूचकांकની રચના માટે ज्योमेट्रिक मीन એટલે કે ગુણોત્તર મધ્યકનો यूज થશે। पहले बताया मैंने, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डेप्रिशिएशन रेट और फिर इंडेक्स नंबर, इस तरह से इसका यूज होता है ज्योमेट्रिक मीन। देखो, यूज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जीएम टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्याजनो दर शोधवा माटे। रेट ऑफ पॉप्युलेशन ग्रोथ वस्ती वृद्धिनो दर शोधवा माटे, पॉप्युलेशन ग्रोथ वस्ती वृद्धिनो दर शोधवा माटे। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर गुजराती में कहीए छे सूचकांक, सूचकांकनी रचना करवा माटे ज्योमेट्रिक मीन नो यूज थाय छे। मैंने बता दिया अभी थोड़ा। टू फाइंड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, घसारानो दर शोधवा माटे। इन शॉर्ट, जहां रेट मिलेगा, RATE रेट लिखा होगा, वहां हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। और ये इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये भी याद रखना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन HM मतलब हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन हमने जब समझाया, जब उसके सम्स किए, उसके पहले हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन हमने लिख दिया है, तो आप देख लेना बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यूज ऑफ HM। अब HM गुजराती में, इंग्लिश में हार्मोनिक मीन, गुजराती में स्वरित मध्यक। तो ये स्वरित मध्यक HM का यूज कहाँ होता है? तो मैंने आपको बताया था, जहां रेशियोस दिए होंगे, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, रेशियोस दिए हुए हैं, रेशियो मतलब गुणोत्तर आपेला है, वहां पे HM मतलब हार्मोनिक मीन का हम यूज करेंगे। दूसरी जगह प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू टाइम, समय आधारित एवरेज शोधवानी है। एट दैट टाइम वी यूज HM, वहां हम HM का यूज करेंगे। जैसे फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब कोई एक बंदा है A नाम का, उसको एक यूनिट कंप्लीट करने में 5 मिनट लगती है, दूसरा बंदा उसको 7 मिनट लगती है, तीसरा है उसको 3 मिनट लगती है, चौथा बंदा है उसको 10 मिनट लगते हैं। तो ये चारों का एवरेज रेट क्या हुआ? तो यहां हमको टाइम दिया हुआ है, किसी को 5 मिनट लग रहा है, किसी को 6 मिनट्स, किसी को 10 मिनट्स लग रहा है, किसी को 7 मिनट्स लग रहा है।
एक यूनिट को कंप्लीट करने में। तो यहाँ एवरेज रेट ऑफ वर्क फाइंड करना है हमको, सरेराश कामनो दर शोधવાનો છે, समझ रहे हो? जो टाइम रिलेटेड मिनट्स में दिया हुआ, तो टाइम रिलेटेड एवरेज फाइंड करना है या एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो हम HM का यूज करेंगे। समझ गए? चलो देखो, हार्मोनिक मीन गिव्स बेटर रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू टाइम। समय आधारित सरेराश शोधवा माटे આપણે HM નો યુઝ કરીશું। So when problems are related with time, સમયને લગતા પ્રોબ્લેમ્સ હશે, under such cases average means HM and not AM। टाइम रिलेटेड अगर एवरेज हमको फाइंड करना है तो हम AM का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे HM का यूज करेंगे। समझ गए बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट, among all the measure of central tendency which one is best। ये IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP तो नहीं है लेकिन IMP तो है ही है। ये IMP क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के अंदर आएगा। सर 3 मार्क्स के अंदर आएगा और आपने आंसर तो एक ही लाइन का दिया है, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं। among all the measures of central tendency, सभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर which one is best, कौन सा मेजर बेस्ट है? तो हमने देखे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब हमने देखा। इन सभी के अंदर बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? तो मीन है। क्यों वो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है? क्योंकि जो रिक्विजीज ऑफ गुड एवरेज या रिक्विजीज ऑफ आइडियल एवरेज थी उसके अंदर मैक्सिमम सेटिस्फाई होती है मीन के अंदर। मीन में સૌથી વધારે पॉइंट्स कवर થાય છે। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के अंदर आंसर कैसे लिखना है सर हमको, वो मैं बता रहा हूं। देखो फर्स्ट पॉइंट, पहले तो लिखना है AM इज द बेस्ट एवरेज, AM बेस्ट एवरेज है। फिर यहां लिखेंगे ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, नीचे मुजबना कारणोने લીધે मध्यकने श्रेष्ठ सरेराश कहेवामां आवे छे। और यहां पे कौन से पॉइंट्स लिखना है? तो जो मीन के मेरिट लिखे थे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पॉइंट्स लिखना है। कौन से? मेरिट ऑफ मीन, मीन के जो मेरिट्स थे वो यहां लिखना है। सर कौन से थे? बता देता हूं फिर से एक बार, वैसे तो आ गया है, 2 बार आया था, फिर से बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज रिगिडली डिफाइंड। सेकेंड पॉइंट, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट, इट इज सिंपल टू कंप्यूट। फोर्थ पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। फिफ्थ पॉइंट, इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। 6 पॉइंट नहीं आवे, ये डीमेरिट में जाए छे, तमने याद छे। तो 7th पॉइंट, इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। तो वो जो 6 पॉइंट्स है मेरिट वाले, कहां से लिखना है? मेरिट ऑफ मीन से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स इसके नीचे लिख देना है। पहले ऐसा लिखेंगे हम, AM इज बेस्ट एवरेज, AM बेस्ट एवरेज है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, नीचे मुजबना कारणों लीधे। और या रीजंस में 1 2 3 4 5 6 लिखना है। ये 1 2 3 4 5 6 कहां से लिखना है? तो मेरिट ऑफ मीन से लिखना है। समझ गए? आज हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया है, विथ थियरी, विथ MCQs, विथ ऑब्जेक्टिव्स, सभी तरह से पूरा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर यूनिट 2 का डिस्पर्जन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो वीडियो को पोस्ट करके लिख देना। बाय एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम डिस्पर्जन स्टार्ट करेंगे। बाय बेटा।